हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? टुडे वी विल बी डिस्कस अबाउट इंडियन मिसाइल्स कि भारत के पास कुल कितनी मिसाइल हैं। लेकिन उससे पहले जय हिंद, वंदे मातरम। तो अब जानेंगे कि भारत के अंदर जो मिसाइल हैं, यानी भारत देश के पास, हमारे देश के पास मिसाइल कितनी हैं और कितनी ताकतवर मिसाइल हैं, कौन कौन सी मिसाइल हैं। लेकिन उसको जानने से पहले हमें कुछ उसका बेसिक जानना होगा। बेसिक बोले तो क्या? जैसे कि इसरो अंतरिक्ष के क्षेत्र में रिसर्च करता है, वैसे ही भारत की रक्षा के क्षेत्र में डीआरडीओ रिसर्च करता है। भारत के पास दो संस्थान है, एक का नाम है इसरो और दूसरे का नाम है डीआरडीओ। तो मिसाइल वगैरह जो बनाने का कार्य दिया गया वो दिया गया डीआरडीओ को, और रॉकेट वगैरह बनाने का कार्य यानी कि सैटेलाइट वगैरह छोड़ने का कार्य दिया जाता है इसरो को। तो आज हम बात करेंगे डीआरडीओ की। तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा डीआरडीओ की नींव रखी गई थी। कब रखी गई थी? 1958 को। उसके बाद क्या हुआ? 1974 में 1974 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम व अन्य वैज्ञानिकों द्वारा पहला न्यूक्लियर बॉम्ब का सफल परीक्षण कर लिया गया। यानी न्यूक्लियर बॉम्ब बोले तो एटम बॉम्ब का सफल परीक्षण 1974 में किया गया भारत के द्वारा। तो जब भारत ने न्यूक्लियर बॉम्ब का सफल परीक्षण कर लिया 1974 में, तो भारत की सरकार को लगा कि हमने एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब बना तो लिया है, लेकिन अगर किसी देश से युद्ध होता है तो इस न्यूक्लियर बॉम्ब को उस देश तक पहुंचाएंगे कैसे, यानी फाड़ेंगे कैसे। मान लीजिए ये हमारा भारत है और भारत का किसी भी देश के साथ युद्ध हो जाता है, तो यहाँ रखे हुए हैं न्यूक्लियर बॉम्ब। तो इन्हें यहां से लेकर यहां तक ले जाया कैसे जाएगा, यानी दूसरे देश तक। तो उसे ले जाने के लिए चाहिए होती है मिसाइल। मिसाइल रियलिटी में क्या होती है? जैसे कोई हेलीकॉप्टर ले जाता है ना एक देश से दूसरे देश तक सामान, वैसे ही रक्षा के क्षेत्र में मिसाइल भी एक हेलीकॉप्टर की ही तरह होती है। उसमें कोई पायलट नहीं होता, यानी अनमेन्ड व्हीकल होता है एटम बॉम्ब या न्यूक्लियर बॉम्ब को ले जाने के लिए। अब मिसाइल में आपको लगता होगा कि जितनी बड़ी मिसाइल है ये सारी की सारी क्या है? बॉम्ब है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसमें यहां से यहां तक का जो इसका हिस्सा होता है ये यात्रा कराने में ही खर्च हो जाता है। मतलब जैसे भारत से पाकिस्तान जा रही है मिसाइल, तो यहां से यहां तक का जो इसका हिस्सा है इस मिसाइल का, वो रास्ते में ही खर्च हो जाएगा। यानी भाई यात्रा कराने के लिए जैसे ईंधन फूकता है किसी हेलीकॉप्टर में, वैसे ही मिसाइल के अंदर ईंधन भरा होता है। इसके आगे फिट होता है इसके वार हेड में क्या? न्यूक्लियर बॉम्ब। न्यूक्लियर बॉम्ब 200 से 300 किलो का, यानी 2 से 3 कुंटल का एक न्यूक्लियर बॉम्ब फिट होता है इसकी चोंच में, यानी इसके एरो में। तो वो जाके वहां फटता है। तो कहने का मतलब ये हुआ, मिसाइल जो है न्यूक्लियर बॉम्ब को ले जाती है एक देश से दूसरे देश में। ठीक, तो यहां से आप समझे कि मिसाइल क्या होती है। कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब बन तो गए, लेकिन इन्हें दूसरे देश तक पहुंचाने के लिए हमें मिसाइल्स की जरूरत है। तो उन्होंने किस चीज का निर्माण किया? आईजीएमडीपी यानी इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसकी फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड। बोले तो इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है? कंप्यूटराइज्ड यानी ऑटोमेटिक मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का गठन किया, जिसमें कि भारत के बड़े बड़े वैज्ञानिकों को बोला गया कि अब भारत में मिसाइलों का निर्माण करिए। यानी आपने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया है, एटम बॉम्ब बना लिया है, यानी रक्षा के क्षेत्र में आपने बहुत कुछ बॉम्ब गोले बना लिए हैं, लेकिन अब हमें बनाना होगा मिसाइल। क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब जब भारत में सफल परीक्षण हुआ, उसी के साथ पाकिस्तान ने भी कर लिया था न्यूक्लियर बॉम्ब का परीक्षण। तो भारत और पाकिस्तान दोनों ने ही कर लिया, तो शक्ति किसकी बराबर होगी ना? दोनों में शक्ति, भाई दोनों की पावर बराबर होगी। न्यूक्लियर बॉम्ब भारत के पास भी है, पाकिस्तान के भी पास है। लेकिन भारत को अगर अपनी शक्ति में बढ़ोतरी करनी है तो भारत को बनाना होगा क्या? मिसाइल बनाना होगा। ठीक है, तो मिसाइल बनाने के लिए किसका गठन हुआ? आईजीएमडीपी यानी इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का गठन किसके द्वारा किया गया? श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1983 में। उसके तुरंत बाद 1988 आ जाता है। 1988 में भारत की पहली मिसाइल का सफल परीक्षण हो गया आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा नामक द्वीप पर, यानी जहां इसरो स्थापित है ना, यानी डीआरडीओ की पहली मिसाइल का सफल परीक्षण वहीं हुआ था, पृथ्वी-1। और मिसाइल का नाम क्या था? पृथ्वी-1, और जिसकी मारक क्षमता थी
100 से 150 किलोमीटर, यानी 100 से 150 किलोमीटर दूरी तक ये उड़ के जाती और वहां जाके फट सकती थी। कितना? 200 से 300 किलो, यानी कि बारूद ले जाकर वहां फट सकती थी। तो आप जानते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब कितना घातक होता है। तो किसी भी देश के पास दो प्रकार की मिसाइल होती हैं, पहली होती है बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरी होती है क्रूज मिसाइल। तो बैलिस्टिक मिसाइल या क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है, मान लीजिए भारत से छोड़ा गया, तो ये किस तरीके जाती है? पहले अंतरिक्ष में जाएगी और फिर जाके उस देश के ऊपर गिर जाएगी। मतलब यहां से अगर यहां गिराना है तो ये इस तरीके से सर्कुलर शेप में जाके गिरती है, ये सीधी नहीं जा सकती, ये पहले ऐसे जाएगी तब जाके गिरेगी। सेम वैसे ही जैसे धनुष बाण छोड़ते हैं तो पहले धनुष ऊपर जाता है। क्रिकेट की बॉल को देखा होगा, जब सिक्सर लगाते हैं तो वो पहले ऊपर जाती है तब जाके नीचे गिरती है। इसी तरीके से सर्कुलर शेप में जाके गिरती है। तो ये होती है आपकी बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल तो ये भैया रडार की पकड़ में आ जाती हैं। ये किसकी पकड़ में आ जाती हैं? यानी वैज्ञानिक जो सैटेलाइट छोड़ते हैं, यानी सैटेलाइट से इसका पता चल जाता है। लेकिन अगर इंटरकॉन्टिनेंट जाना है, यानी भारत से कनाडा जाना है, भारत से अमेरिका जाना है, तो बनाना पड़ेगा बैलिस्टिक मिसाइल ही, क्रूज मिसाइल पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करते हैं। तो दूसरी है हमारी क्रूज मिसाइल। तो क्रूज मिसाइल में क्या डिफरेंस है सर? यानी बैलिस्टिक मिसाइल तो इस तरीके से सर्कुलर शेप जाती है, जो क्रूज मिसाइल है मान लीजिए भारत से छोड़ा तो पहले तो ये अगर ऐसे जाएगी तो इसे किसी भी एंगल पर गिराया जा सकता है, ये एंगल लेके गिरती है। जबकि जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो एंगल नहीं लेती, इस तरीके से ही गिरेगी, यानी इस तरीके से। दोबारा देखिए, अगर भारत से बैलिस्टिक मिसाइल को गिराना है तो पहले अंतरिक्ष में भेजना पड़ेगा इस तरीके से, तब गिरेगी। यानी एंगल लेके इस तरीके से गिराया जा सकता है, इस तरीके से गिराया जा सकता है अलग अलग स्थानों पे, समझे बात। लेकिन अगर क्रूज मिसाइल को गिराना है तो उसे कहीं से भी उसका एंगल चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे छोड़ दिया लॉक करके एंगल पे, फिर हमें पता चला कि यार ये तो गलत है, एरर आ रहा है, तो वहीं से उसका एंगल सेट कर सकते हैं बैठे बैठे कंप्यूटर से। यानी ऐसे जा रही है, ऐसे गिरने वाली है, फिर उसे यहां कर दो, फिर यहां गिरा दो, यानी जगह जगह यानी समय समय पे इसका एंगल चेंज किया जा सकता है। तो इसी क्वालिटी के लिए हमारी क्रूज जानी जाती है। तो भारत के पास कुल 3 प्रकार की मिसाइल हैं, यानी कौन कौन सी? भाई भारत के पास 3 प्रकार की सेना भी तो है, यानी वायु सेना, थल सेना और जल सेना, इंडियन नेवी, एयरफोर्स एंड आर्मी। तो मिसाइल भी तीनों को ही सौंपी जाएंगी। तो उसी प्रकार से 3 प्रकार की मिसाइलों का निर्माण किया गया। पहली है आपकी एयर टू एयर मिसाइल, यानी हेलीकॉप्टर में रख के हेलीकॉप्टर में फिट होती है, दूसरे हेलीकॉप्टर को मारा जा सकता है हवा में उड़ते उड़ते ही, यानी उसको बोलते हैं एयर टू एयर मिसाइल, यानी AAM। दूसरी होती है SAM, यानी सरफेस टू एयर मिसाइल, यानी सतह पर बैठी हुई नेवी, यानी पानी में चल रहा है नेवी का जहाज और उसमें है मिसाइल फिट, यानी पानी के जहाज से किसी भी हेलीकॉप्टर को मारा जा सकता है अंतरिक्ष में उड़ते हुए, उसको बोलते हैं सरफेस टू एयर मिसाइल, यानी सतह से हवा में मारने वाली मिसाइल को सरफेस टू एयर मिसाइल बोलते हैं। तो ये सौंपी जाती है किसको? नेवी को, और हवा से हवा यानी एम सौंपी जाती है एयरफोर्स को, समझे बात, एयरफोर्स को। तो सर ये कौन सी है? ये है सरफेस टू सरफेस मिसाइल, यानी सतह से सतह पर वार करने वाली। तो ये सौंपी जाती हैं इंडियन आर्मी को। तो तीनों सेनाओं को अलग अलग मिसाइल दी गई। पहली हो गई आर्म, यानी आर्म बोले तो एयरफोर्स, साम वाली सरफेस टू एयर मिसाइल नेवी को, और सरफेस टू सरफेस मिसाइल इंडियन आर्मी को, समझे बात। तो बेसिकली जो सबसे घातक मिसाइल होती है वो होती है SSM, यानी कि भारत से छोड़ा गया और पाकिस्तान पे गिराना है तो नीचे से पृथ्वी से ही छोड़ेंगे और वहां जाके गिर जाएगी। तो यानी सबसे बड़ी और सबसे घातक मिसाइल जो होती है वो होती है SSM, यानी ये जो मिसाइल है AAM और SAM ये छोटी मिसाइल होती हैं और SSM बहुत बड़ी वाली मिसाइल होती है, समझे बात, यानी इन तीनों में डिफरेंस। तो आज हम जो बेसिकली डिस्कशन करने वाले हैं वो करेंगे SSM मिसाइल पर, यानी इन दोनों को आज नहीं करने वाले, ये इसकी ही नकल है छोटे रूप में।
तो हम सबसे पहले समझेंगे SSM। भारत के पास सरफेस टू सरफेस मिसाइल यानी SSM जो है कितनी है, तो उससे पहले उसकी ट्रिक जानना पड़ेगा। APDS बोले तो A से अग्नि, P से पृथ्वी प्रहार, D से धनुष और S से शौर्य, यानी अग्नि, पृथ्वी प्रहार, धनुष, शौर्य, इतने प्रकार की तो मिसाइल होगी। साथ में ब्रह्मोस और निर्भय मिसाइल भी हैं, लेकिन इन सभी मिसाइलों में कुछ कुछ डिफरेंस है, यानी कुछ क्रूज मिसाइल हैं, कुछ बैलिस्टिक मिसाइल हैं। तो ये जितनी भी ऊपर लिखी हैं हमारी, यानी अग्नि, पृथ्वी प्रहार, धनुष और शौर्य, ये तो सभी क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल के उदाहरण हैं। बैलिस्टिक बोले तो यानी कि इस तरीके से गिरने वाली, इस तरीके से गिरने वाली। लेकिन ब्रह्मोस और निर्भय जो मिसाइल हैं ये क्या है, हमारी ऑटोमेटिक या क्रूज मिसाइल हैं। यानी क्रूज मिसाइल का एग्जाम्पल है ब्रह्मोस और निर्भय। जो ब्रह्मोस है ये रूस की सहायता से बनाई गई थी, समझे बात। यानी कि ये किसके एग्जाम्पल हो गए, क्रूज मिसाइल के। क्रूज मिसाइल हैं दो। क्रूज मिसाइल कौन कौन सी है हमारी, ब्रह्मोस और निर्भय। और ये कौन सी है, अग्नि, पृथ्वी प्रहार, धनुष और शौर्य, ये क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल। तो क्रूज मिसाइल वैसी मैंने बताई कि किसी भी एंगल पे गिर सकती है, यानी एंगल लेके उड़ने वाली मिसाइल को बोलते हैं क्रूज मिसाइल। तो क्रूज मिसाइल को बहुत ज्यादा घातक माना जाता है। क्यों घातक माना जाता है सर क्रूज मिसाइल को, क्योंकि ये जो है पृथ्वी के समांतर भी उड़ सकती है, इसको पकड़ा नहीं जा सकता। सर बैलिस्टिक मिसाइल पकड़ में क्यों आ जाती है, बैलिस्टिक मिसाइल क्योंकि भैया बहुत ऊंचाई से जाती है तो सैटेलाइट से इसका फोटो खींच लेता है अंतरिक्ष से। लेकिन सर क्रूज मिसाइल क्यों घातक मानी जाती है, क्योंकि क्रूज मिसाइल अगर मैं यहां से उड़ा रहा हूं तो ये पृथ्वी के ऐसे ऐसे जाती है, इस तरीके से, कहीं पहाड़ी के बराबर बराबर छिपते हुए जा रही है, कहीं नदी के आसपास से निकल रही है, तो इसको देखा नहीं जाता। ये चोरी चोरी जाने वाली मिसाइल होती है, यानी धीरे धीरे निकल जाती है, पता ही नहीं चलता है सैटेलाइट से भी इसका। तो क्रूज मिसाइल जो होती है बहुत घातक तो होती है, लेकिन ये कम दूरी पर मार करने वाली मिसाइल है, यानी आसपास के देशों पर ही इसको गिराया जा सकता है या इसको अंतरिक्ष से गिराया जा सकता है। बैलिस्टिक मिसाइल जो होती हैं वो इंटरकॉन्टिनेंट तक जा सकती हैं, जबकि क्रूज मिसाइल हमारी इंटरकॉन्टिनेंट मिसाइल नहीं होती। तो सर इंटरकॉन्टिनेंट मिसाइल भी है क्या भारत के पास, हाँ बिल्कुल। मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यानी 1000 से 2000 किलोमीटर तक जाने वाली मिसाइल को बोलते हैं MRBM। 2000 से 3000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली मिसाइल को बोला जाता है IRBM, यानी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, उसको बोला जाता है IRBM। और सर ये भी तो IRBM है, इसको बोला जाता है इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इंटरकॉन्टिनेंटल यानी दोनों में ही आई है, लेकिन ये इंटरमीडिएट है, ये इंटरकॉन्टिनेंटल है। तो सर इंटरकॉन्टिनेंटल कौन सी होती है, जो कि जिनकी मारक क्षमता 5000 से 10000 किलोमीटर तक होती है, यानी 5000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली मिसाइल को इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की श्रेणी में रख दिया जाता है। सर इंटरकॉन्टिनेंटल बोले तो कैसे, अगर एशिया का देश है भारत, यानी भारत क्या है, एशिया में है, अरे अमेरिका महाद्वीप का देश है कनाडा, जिससे आजकल विवाद चल रहा है, भारत से कनाडा पे मिसाइल फेंकनी है तो उसको बोलेंगे एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर जाने वाली मिसाइल, यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो सर ऐसी भारत के पास है क्या इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, हाँ बिल्कुल। ये अग्नि 6 जो मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है सन 2023 में, और इससे पहले अग्नि 5 थी, यानी अग्नि 5 और अग्नि 6 दोनों ही हमारी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हैं। क्या क्रूज मिसाइल को नहीं फेंक सकते सर, क्या इंटरकॉन्टिनेंट नहीं, वो दूर तक नहीं जाती, वो कम दूरी तक मारक क्षमता वाली मिसाइल होती हैं जो क्रूज मिसाइल होती हैं, यानी आसपास के सभी देशों पे तो फेंका जा सकता है, यानी अच्छी होती है, बहुत ज्यादा अच्छी होती है, बैलिस्टिक मिसाइल से कहीं ज्यादा घातक होती है क्रूज मिसाइल, लेकिन भैया ज्यादा दूरी तक नहीं जाती है, इसीलिए अग्नि 6 भी बनाना पड़ा। अगर किसी भी देश के पास इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है साथ में हाइपरसोनिक मिसाइल है, तो उस देश को सबसे घातक और सबसे खतरनाक देश की श्रेणी में रखा जाता है। यानी इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल बोले तो सर जैसे भारत के पास अग्नि 6 है,
अग्नि 6 मिसाइल क्या है? हमारी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसको बोला जाता है IRBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इसकी मारक क्षमता 5000 से 10,000 किलोमीटर है, यानी 10,000 किलोमीटर है, समझे बात? यानी 5000 से 10,000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली मिसाइल को RBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बोला जाता है। दूसरी होती है हाइपरसोनिक। सर हाइपरसोनिक क्या है? भारत के पास ब्रह्मोस है, BRAHMOS, ब्रह्मोस। यानी ब्रह्मोस हमारी जो है हाइपरसोनिक मिसाइल है। साथ में इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल होगी अग्नि 6। तो ब्रह्मोस मिसाइल प्लस अग्नि 6 जब मिल जाती हैं भारत को, यानी दोनों का ही सफल परीक्षण कर लिया गया है, तो भारत इसीलिए घातक देश यानी सबसे ताकतवर देशों की लिस्ट में रखा जाता है, क्योंकि भारत इंटरकॉन्टिनेंटल भी रखता है, साथ में न्यूक्लियर बॉम्ब रखता है, साथ में क्या रखता है? हाइपरसोनिक मिसाइल। यानी इसीलिए भारत को अब कोई भी हरा नहीं सकता, इसीलिए सभी देश अब भारत को वैल्यू देते हैं। तो सर क्या अलग देशों के पास भी हैं ये मिसाइल? भारत के पास तो है ही है, साथ में किन किन देशों के पास है ये सारी मिसाइल? अब उन देशों की लिस्ट बता देते हैं। देखिए कि किस किस देश के पास इंटरकॉन्टिनेंटल प्लस हाइपरसोनिक मिसाइल हैं, यानी IRBM प्लस हाइपरसोनिक मिसाइल कौन कौन से देश रखते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है रसिया, यानी रसिया के पास बहुत सारी इंटरकॉन्टिनेंटल प्लस बैलिस्टिक मिसाइल प्लस हाइपरसोनिक प्लस न्यूक्लियर बॉम्ब हैं। साथ में अमेरिका, USA, ब्रिटेन, चाइना, नॉर्थ कोरिया, फ्रांस, इंडिया, यानी ये जो देश हैं, जो 7 देश हैं, ये दुनिया की महाशक्ति हैं, यानी इनको कोई हरा नहीं सकता। इसीलिए बोला जाता है शक्ति है। भारत की जो सेना है वो दुनिया के तीसरे नंबर की सेना है, समझे बात? यानी ये सभी देश दुनिया की महाशक्तियों में गिने जाते हैं, समझे बात? तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से समझाया जाएगा।